जोशीमठ की गुहार, मदद करो सरकार। ये गुहार लगा रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में रहने वाले लोग। जोशीमठ में घरों की जमीन, सड़कें दरक रही हैं। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। जोशीमठ में प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। सीएम धामी ने लोगों की मदद का भरोसा उनको दिलाया है। जोशीमठ में भू धसाव का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ज्योतिर्पीठ के जगत गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो सवाल वही, 47 साल पहले की चेतावनी पर अब चिंता क्यों? कैसे बचेगा जोशीमठ? इसी पर शुरू करेंगे आज की महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ की गुहार, मदद करो सरकार। तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं। 47 साल पहले चेतावनी, अब कुदरत का कहर। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार संपर्क में हम लोग हैं कि जो भी स्थिति यहाँ की होगी उसको बताएंगे, क्योंकि जोशीमठ शहर हमारा जो है बहुत पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से, हमारे राज्य की सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है। सैकड़ों घर पर संकट, हालात हुए विकट। लेकिन चार धाम में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लगातार जजमानों के फोन आ रहे हैं कि इस बार यात्रा होगी नहीं होगी। तो हम ये सरकार से इसको स्पष्ट डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि आप सुनिश्चित करिए इस यात्रा को, और राष्ट्र जो बाहर है उसकी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखें, जिससे चार धाम यात्रा किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। कुदरत की मार, सियासत क्यों लगातार? कौन जूलॉजिस्ट वहाँ जा रहे हैं, कौन एक्सपर्ट्स को वहाँ भेजा जा रहा है, किस तरीके की हाई लेवल कमेटी वहाँ बन रही है, इन सब पे हम लोग नज़र रखेंगे और जनता से मिलकर उनके दुख को बांट के जो उनके लिए बेहतर होगा उसके लिए सरकार से गुहार भी करेंगे। और सरकार नहीं करेगी तो फिर जो लड़ाई लड़ने का तरीका उसको भी। तो सवाल यही है कि 47 साल पहले की चेतावनी और आज के विकट हालात, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और मौजूदा हालात पर आखिर सियासत कौन कर रहा है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेहा जोशी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद कविता अशोक हमारे बीच में हैं, इसके अलावा माउंटेन एक्सपर्ट रतन अग्रवाल जी भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट अंजलि क्वात्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और थोड़ी देर में भारती सकलानी हमारी रिपोर्टर जो कि जोशीमठ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आपकी बात सुन लेते हैं। शुरुआत करेंगे नेहा जोशी आपसे, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा का पक्ष रखेंगी। 47 साल पूर्व चेतावनी दी गई थी आज के हालात की, और आज जाकर इस पर अमल हो रहा है। जिम्मेदार कौन? इस बीच सरकारें आई गई, दोनों ही पार्टियों की बात है, भाजपा की भी कांग्रेस की भी। किसकी लापरवाही? नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी। देखिए, अमल हो रहा है किसी चेतावनी पे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, बल्कि हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो हो गया है उस पे। जैसा आपने कहा कि कई सरकारें आई गई और कई रिपोर्ट्स इस बीच में आई हैं। केवल जोशीमठ ही नहीं, उत्तराखंड के कई ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जो लैंडस्लाइड जोन्स में आते हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी है, उत्तराखंड जिस तरह से विकास पिछले 22 सालों में हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो विकास की पेस है उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी ठीक है नेहा जी। 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। जी जी जी, 30 सेकंड फिलहाल पूरे ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त, आगे विस्तार से बात सुनेंगे। रुक करते सूर्यकांत धस्माना जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सूर्यकांत जी, सवाल आपके लिए भी वही, जब 47 साल पहले चेतावनी आ गई थी, पता लग गया था कि किस चीज की शुरुआत हुई है, हालात इतने विकट होने तक आखिर इंतजार क्यों? 30 सेकंड। आस्था, देखो, मैं इस पूरे विषय पर अगर हम पूरे इतिहास में जाएंगे, 40, 45, 50 साल, 1960 में सबसे पहले क्रैक्स आए थे जोशीमठ में। अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो बहुत लंबी बहस का हमें समय चाहिए। अभी तुरंत तत्काल जो स्थितियां हैं उस पर अगर हम बात करें, मैं समझता हूं कि जोशीमठ जहां पहुंच गया है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1976 में जब एमसी मिश्रा कमेटी बनी थी और जो उसकी रिकमेंडेशंस थी उनका नजरअंदाज करा जाना,
उनको ठंडे बस्ते में डाला जाना। और अब इस बहस पे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, सरकारें सारी पार्टियों की रही हैं। फिर आपके पास लौटेंगे 30 सेकंड पूरे। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख ले। पर्यावरण विद कविता अशोक जी हैं। कविता जी, बहुत तरीके की थ्योरीज लगाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां पर टनल्स बनाई जाती हैं, ब्लास्ट होते हैं, पानी के रिसाव को उसका वजह माना जा रहा है, ताबड़तोड़ डेवलपमेंट को लोग वजह बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठोस कोई साइंटिफिक स्टडी या ऐसा कोई नतीजा नहीं है कि ये नौबत क्यों आई। 30 सेकंड। देखिए, उस वार्निंग का क्या फायदा, चाहे वो 30 साल पहले दी गई, चाहे 40 साल पहले दी गई, उस वार्निंग का क्या फायदा हुआ कि अगर हमने उसको सोच समझकर उस पर अमल ही नहीं किया। अब जब सारा इतनी पूरा जोशीमठ जो है वो ढह रहा है और इतनी बुरी तरह से वहां लैंडस्लाइड और जैसे भी जमीन जो है धस रही है, टूट फूट हो रही है और लोगों की जान खतरे में है, अब हम बैठ के ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों नहीं सुना। मैं सोचती हूँ जो जियोलॉजिकल और साइंटिफिक वार्निंग मिलती है नेचुरल डिजास्टर की, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा हमारे देशवासियों को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है कविता जी, 30 सेकंड पूरे। रुक करेंगे माउंटेन एक्सपर्ट रतन अग्रवाल जी का। रतन अग्रवाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नमस्कार। नंबर 1, मेरा नाम रतन सिंह असवाल है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जोशीमठ क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो मैं सन 1996 से इस क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहा हूं और 1900 हेलंग से लेकर मारवाड़ी तक 1996 में हमें दरारें दिखी थी। वो अलग बात है कि जितनी दरारें अब हैं उतनी नीति कम थी। इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि जो इसके निचले हिस्सों में जो टनलें बनी हैं उनमें होने वाली ब्लास्टिंग या जल रिसाव भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि जोशीमठ के ऊपर हिमालय है और हिमालय से रिसने वाले पानी की कोई बेंच ठीक है रतन जी, जोशीमठ शहर की तरफ रही होगी। ठीक है रतन जी, लौटेंगे आपके पास। अंजलि क्वात्रा का रुख करना होगा 30 सेकंड के अंदर। अंजलि क्वात्रा जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। मौजूदा स्थिति गंभीर हो चली है, हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है, कितने परिवारों को विस्थापित करना पड़ रहा है। आज भी डेटा सामने आया, 500 से ज्यादा घरों में दीवारें और बढ़ गई हैं। कल परसों तक ये आंकड़ा 900 था। आप फिलहाल मौजूदा तैयारियों को किस तरह आंकेंगी? जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित हटाना भी है वहां से। मगर बात वही है कि जब पता था कि ये सब मंजर आ सकता है तो इसकी पूर्व तैयारी क्यों नहीं है? और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जानकारी की कमी है। और इसमें दोनों तरफ, सरकारी अफसर हो या मैं कहूँगी जनता, सबकी जानकारी और तैयारी, वो इसमें बहुत बड़ी कमी दिखती है। ये चेतावनियां आने के बावजूद कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है में, जो कि इतना क्लाइमेट चेंज के कारण और इसकी अपनी जो फ्रेजाइल इकोलॉजी के कारण। ठीक है अंजलि जी, आपने वाजिब बात उठाई है कि बार बार चेतावनियां आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लैग कर गए, या तो स्टडीज उतनी तेजी से नहीं हुई या उसको संजीदा रूप में नहीं लिया गया। भारती सकलानी का रुख करेंगे, हमारे रिपोर्टर जोशीमठ से लाइव हैं। भारती, आज पूरे दिन भर का क्या अपडेट हमारे दर्शकों को जल्दी से आप देना चाहेंगी? कितने परिवारों को आज सुरक्षित निकाला गया है? सीएम धामी खुद आज ग्राउंड जीरो पर रहे दिन भर। आस्था, आज का जो पूरा दिन था वो सीएम ने निरीक्षण किया हर उस इलाके का जहां जहां पर भूधसाव हुआ और जहां जहां पर लोग परेशान हैं। कई लोग उनके सामने रोए भी, कई लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं बताई और जिस इलाके में उन्हें रखा गया है वहां क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं ये भी मुख्यमंत्री ने सुना, देखा, अधिकारियों को निर्देश दिए और उसका असर ये रहा कि होम स्टे में लोगों को रखा जा रहा है अब, क्योंकि कई लोग वहां पर खुश नहीं है जहां पर उन्हें रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश भी अधिकारियों को यहाँ पर दिए कि हर एक व्यक्ति की परेशानी को आप सुनिए, समझिए और अधिकारी संयम से काम करें हर उस व्यक्ति के साथ जो परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, भावनात्मक रूप से भी लोगों को संभालना है, उन्हें आश्वासन भी देना है और जल्द से जल्द सुरक्षित करना है, जो सरकार की प्राथमिकता है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत नेहा जोशी जी आपसे करते हैं। नेहा जी, ये बताइए कि क्या आकलन करने में कोई कमी रह गई? चेतावनी पे चेतावनी आती रही और लोग कह रहे हैं कि क्या अब ये सीरियसली सोचने का वक्त आ गया है कि पहाड़ का विकास मॉडल मैदान के विकास मॉडल जैसा हूबहू कॉपी नहीं किया जा सकता? लोग तो कम से कम इसी को वजह मान रहे हैं फिलहाल।
देखिए, उत्तराखंड और किसी भी हिमालयन स्टेट में एक परस्पर ही एक डिबेट रहती है विकास और इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच में। तो इस डिबेट को कहीं ना कहीं सेटल करने की जरूरत है और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। इससे मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, सीएम हो, कोई भी इस बात को नहीं नकारेगा। लेकिन अगर आप जो वर्तमान सिचुएशन जिससे आज उत्तराखंड डील कर रहा है उसको अगर देखें तो पिछले 15 दिनों में जो रेजिडेंट्स की बातें सामने आई हैं आपके चैनल के माध्यम से, अन्य मीडिया आउटलेट से, तो उन्होंने कहा है कि पिछले 15 दिन में, देखिए 2013 और फिर फरवरी 2021 दो बड़े डिजास्टर इस क्षेत्र ने झेले हैं और उसके बाद जो थोड़ी बहुत दरारें आई थी उस समय के बाद से पिछले 15 दिनों में वो तेजी से बढ़ी हैं। तो अभी यही डिटरमिन नहीं हो पाया कि इतनी तेजी से पिछले 15 दिनों में क्या हुआ कि ये दरारें बहुत बढ़ गई। अब बात आती है सिस्टम के रिस्पॉन्स की। तो इस समय जो सरकार की प्रायोरिटी है वो ये है कि जितने भी परिवार वहां पर इफेक्टेड हैं उनको त्वरित गति से रिहेबिलिटेट किया जाए, उनका विस्थापन किया जाए। 4000 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने का जो निर्देश है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। उनको अलग अलग होम स्टेज में, अलग अलग सरकारी गेस्ट हाउस में अकोमोडेट किया जा रहा है। सर्दियों के दिन है तो अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि एक भी परिवार में जनहानि नहीं होनी चाहिए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, सरकार की मौजूदा तैयारियों से संतुष्ट है विपक्ष? इस वक्त आप मानते हैं कि राजनीति न करके एक सकारात्मक भूमिका हर तरफ से जरूरी है? और ना कोई आरोप प्रत्यारोप का है। सवाल यह है कि 7 फरवरी 2021 में राज्य में इसी के बगल में रैणी में बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जानें चली गई थी और उसी समय ये चेतावनी आई थी कि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो जोशीमठ पे पड़ने वाला है। जोशीमठ में लगातार 1 साल से ये दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। लगातार जब वहाँ पर बात उनकी नहीं सुनी गई तो लोगों ने बाकायदा वहाँ पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस बात को शासन, प्रशासन, सरकार सबके कानों पर डाला, सबके पास वो गए। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए अब इस पर इस लंबी बहस पे हम नहीं जाएंगे, उसके कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज की तारीख में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं निश्चित तौर पे देरी हुई है। अब ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। इवैक्यूएशन का प्लान सबसे पहले बनना चाहिए। इन लोगों को हम इंतजार न करें कि जोशीमठ धंस जाएगा या भू समाधि ले लेगा, उसके बाद हम बचाव का काम शुरू करेंगे, उसके बाद हम राहत सामग्री लेके जाएंगे। सबसे पहले जितनी जल्दी हो, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, अ मिनट, यहाँ पे इवैक्यूएशन का प्लान बनना चाहिए। इनको सेफ जगह में ले जाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन का लंबा प्रोसेस है। आप अगर 2021 का अगर जो लोग रैणी में आप प्रभावित हुए थे, मैं अभी 4 महीने पहले वहां गया था, रैणी के लोग रो रहे थे कि हमारा रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। वो अलग कहानी है। आज की तारीख में धंसते हुए जोशीमठ, बैठते हुए जोशीमठ, उसके जो लोग हैं, जनहानि ना हो, इसके लिए एक बड़ा प्लान तत्काल तैयार करके और ठीक है, इस बात पर नेहा जोशी प्रकाश डालेंगी कि जिस बड़े पैमाने पर प्लान की जरूरत है और इतनी बड़ी आबादी को वहां से इवैक्यूएट किए जाने की जरूरत है, उसके लिए सरकार ने फिलहाल क्या बंदोबस्त किया और क्या पब्लिक इससे आश्वस्त है? आज खुद मुख्यमंत्री पब्लिक इंटरैक्ट करके आए। देखिए, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगी धस्माना जी का, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आज जो बात उन्होंने कही कि इस समय आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। सब्सिक्वेंट सरकारें कांग्रेस की रही है, भाजपा की रही है, आज उनको रिलीफ देने का वक्त है। तो सबसे पहले देखिए, सही बात है, रिहेबिलिटेशन बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, एनटीपीसी और एचसीसी को ऑर्डर दिया गया है कि 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउस, क्योंकि जल्दी तैयार होते हैं, सर्दी का मौसम है, इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, बारिश भी अक्सर आती है उस एरिया में, तो 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउस तैयार किए जा रहे हैं। इमीडिएटली जमीन आसपास के क्षेत्रों में आइडेंटिफाई की जा रही है जहां उनको टेम्परेरी रूप से इमीडिएटली विस्थापित किया जा सके और फिर फाइनली उनके विस्थापन का एक प्लान बनाने के लिए भी सीएम ने आदेश दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके जब आज सीएम वहां पर थे तो अधिकारी यहां पर बैठक करके इस सारे विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो ये काम एकदम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है क्योंकि सब सरकार की प्रायोरिटी वो लोग हैं जो इस आपदा से आज प्रभावित हुए हैं। ठीक है, कविता, ठीक है, धस्माना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कविता जी का रुख करूंगी मैं। बोले धस्माना जी। नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो स्थितियां वहां विद्यमान है उसकी बात कर रहा हूं। नंबर 1, दूसरी बात, मैंने यही कहा कि आप नहीं कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रही हूं। जोशीमठ बचाओ समिति के लोग हैं, जोशीमठ बचाओ समिति के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 दिन पहले आए थे। उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनकी बात पर तवज्जो देना चाहिए था। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। इस समय सब लोग
जोशीमठ के लोगों के लिए चिंता है, वहां के जो जान माल है उनके लिए बिल्कुल। चिंता है। और मुख्यमंत्री ने आज यही कहा है कि प्राथमिकता है कि पहले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना है। 2013 से भी 9 साल हो गए हैं इस बात को। ठीक है, ठीक है। कविता अशोक जी का रुख करते हैं। कविता अशोक जी, आपको लग रहा है 2013 वाले आपकी पार्टी में ही है? धस्माना जी, आपने कहा सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त विषय बहुत गंभीर है और पर्यावरणविद, माउंटेन एक्सपर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जनता उनकी बातें सुनकर और आश्वस्त ही होगी। कविता अशोक जी, ये बताइए कि इतने साल हो गए, आपने जिक्र भी किया चेतावनी पे चेतावनी, करने तब चलते हैं जब परिस्थिति सर के ऊपर चली जाती है। सरकारें किसी की भी रही हो, आपको लग रहा है कि पहाड़ का जो डेवलपमेंट है, जिसे वजह मान रहे हैं लोग, ताबड़तोड़ ब्लास्टिंग, ऑल वेदर रोड्स, पहले से इस पर सवाल उठते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत और साइंस इसका तालमेल कम दिखा, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। राजनीति समझने में पीछे रही कि मौजूदा हालात और ज्योग्राफी की जरूरतें क्या हैं। देखिए, जो प्रकृति का जो नियम है ना, वो राजनीति के नियमों से उल्टा चलता है। राजनीति कहती है करिए विकास, तोड़िए पहाड़, करिए ब्लास्ट, लोगों को विकास दिखाइए, उत्तराखंड के लोगों को दिखाइए, सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, कट रहा है, नदियां बह, वो सब ठीक है। मगर मैं समझती हूँ कि जो बसे बसाए गांव हैं, जहां हर बार आप देखिए उत्तराखंड में कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी फ्लडिंग हो रही है, ये कभी ऐसी क्लाइमेट चेंज के हमारी इतनी भयंकर बारिश हो रही है, ये क्या है? ये मानव का इतना ज्यादा जो उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है ना, नॉर्मल जो एक नेचुरल सेटअप है उस प्रदेश का, उत्तराखंड का, उसमें हम इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। राजनीति तो तब होती है जब सब काम, अब खेल बिगड़ गया, चिड़िया चुग गई खेत, अब आप राजनेता कहेंगे हेलीकॉप्टर लाइए, टेंट लगाइए। ऐसी नौबत आती ही क्यों है? मैं समझती हूँ आनी नहीं चाहिए। डिजास्टर में तो बाद में भागेंगे ना आप रिलीफ देने के लिए, मगर आप उस समय चेतावनी पहले क्यों नहीं लेते, ये मुझे समझ नहीं आता। जबकि उत्तराखंड एक ऐसा जोन है जहां हर साल कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता है और हम इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, रतन असवाल जी माउंटेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। रतन असवाल जी, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो चाहे लैंडस्लाइड हो, केदारनाथ की त्रासदी लोगों ने देखी, उस वक्त भी यही सवाल उठा कि कब अलर्ट जारी किया गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चेतावनी आती रही। और आज जोशीमठ जैसा शहर, जिसको बद्रीनाथ का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है, आदि शंकराचार्य की तपोस्थली वहां पर है, उसकी भी जब तस्वीरें लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर तो वो बहुत भावुक हो जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र का अगर इसी पैमाने पर कटान चलता रहा, अस्तित्व बचेगा भी या नहीं बचेगा? देखिए, जहां तक आपने सवाल उठाया, अभी दोनों पॉलिटिकल लोग बातें कर रहे थे, क्वेश्चन ये होता है कि आपदाओं से हमने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया, ये फार्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उत्तराखंड की आपदा, जोशीमठ की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 1996 से मैं इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूं और हेलंग से लेकर मारवाड़ी तक 1996 में दरारें मैंने देखी थी, अब ये विकराल रूप ले चुकी हैं। एक्चुअली क्या है कि हम विकास की तो हम बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भूगर्भीय विज्ञान, भूविज्ञानी उसके लिए एक्सपर्ट है। अब हो क्या गया है कि त्वरित गति के लिए जो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, जैसे भूतत्व एवं खनिक्रम इकाई है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, उसको दरकिनार करके हर डिपार्टमेंट ने अपने जियोलॉजिस्ट रख दिए हैं और उनके अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार उनसे रिपोर्ट साइन कराते, उसी का नतीजा आज जोशीमठ आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कार्यदायी संस्थाओं की जो विमुखता है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति विमुखता है, किसी भी निर्माण के लिए जो उसका ओवरबर्डन होता है, उसके लिए एक डंपिंग जोन होता है। तो क्या डंपिंग जोन का फार्मूला यहाँ पे अपनाया गया है? आप मलबे को कहीं बिल्कुल, बहुत सारी बात है और पहाड़ों के लिहाज से इन सभी पैरामीटर्स का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया, ये सब एक आकलन का विषय है। भारती सकलानी हमारे रिपोर्टर लाइव है हमारे साथ जोशीमठ से। भारती, प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा दिया है क्या कि अभी तक कितने परिवार जो है विस्थापित किए जा चुके हैं, कितने वहां रह गए हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने भावुक हो गए कि वो अपने घरों से ही जाने को तैयार नहीं है। कुछ का कहना है कि खाद्य संकट है, कहीं और चले भी जाएंगे तो फिर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अभी मैपिंग की प्रक्रिया चल ही रही है आस्था, और 564 परिवार तो ऐसे हैं ही जहां पर ये भूधसाव हो चुका है। इसके अलावा और कौन कौन से इलाके, कहां कहां पर दिक्कतें हैं और कहां आ सकती हैं दिक्कतें,
इसको लेकर जो है वो प्रशासन की टीम सर्वे कर रही है और अधिकारियों का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। हर वार्ड में अधिकारी डिप्यूट कर दिए गए हैं जो अपनी सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर 3 दिन के अंदर, मतलब कल वो गठित की गई थी और 9 तारीख को उन्हें वो रिपोर्ट सौंपनी है। क्या क्या उन्होंने देखा, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं और आगे क्या प्लान इसके लिए बनाया जा सकता है, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ करना है। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी में है, आज मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो यही है कि इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। सबसे पहला यहाँ पर जो कदम उठाना है वो यही है कि लोग सुरक्षित रहे, जान और माल दोनों का ही कोई नुकसान न हो। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले आप इस काम में तेजी लाएं, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि कहाँ कैसे व्यवस्था और बनानी है, कैसे बचाना है। आज नरसिंह मंदिर में भी गए मुख्यमंत्री और वहां पर उन्होंने प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि मैं ये प्रार्थना यहाँ पर कर रहा हूँ कि जोशीमठ बचे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चौतरफा जोर लगाया जा रहा है, कि किसी भी एक भी प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं, अध्यात्म का भी सहारा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भारती अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे क्योंकि आप ही हमारे दर्शकों को जोशीमठ यानी ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रही हैं। अंजलि क्वात्रा जी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इतने बड़े पैमाने पर आबादी को इवैक्यूएट करने के लिए जिस हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं और भूधसाव हो रहा है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। आज जो रफ्तार है हो सकता है कल वो और दोगुनी हो जाए या कम हो, लेकिन एक चीज जो जरूरी है कि लोगों को फौरन हटाना चाहिए। आपको लग रहा है मौजूदा तैयारियां काफी हैं? अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, मगर कुछ दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि कहाँ पे उनको इवैक्यूएट के बाद रिहैबिलिटेट भी करना है। तो लोग जल्दी तैयार भी नहीं होते अपनी जमीन छोड़ने के लिए। तो ये इसमें अगेन सरकार को अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस के अंदर इसमें कमी दिख रही है। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे फ्रेजाइल जोन जो हैं वहां के पूरी जनता को सारी जानकारी रिस्क की और उसके कारण जो भी हैजर्ड डेवलप होते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए जो ये कंस्ट्रक्शन जो पास्ट में देखी गई इतनी एक्टिविटीज, ये अगर ना होती, अगर लोग पहले से ही इसके लिए तैयार होते। खैर, अब जो ये मंजर दिख रहा है इसके लिए आगे तो जरूरी होगा कि यहाँ से लोगों को रिहैबिलिटेट करना होगा। और 2013 में भी जो त्रासदी आई थी उसमें भी लोगों को रिहैबिलिटेट जो विलेज इफेक्टेड था 4 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन हर परिवार को देने के लिए कहा था। मगर देखा जाए तो ये भी काफी नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमारे जो खेत हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो हमारे लिए कोई लाइवलीहुड की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये देखकर अभी का जो 2021 दिसंबर में जो पॉलिसी चेंज आया कि ऐसे जो विलेजेस अफेक्टेड होते हैं उन विलेजेस को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए जहां पे रहना मुमकिन नहीं है और खतरे से खाली नहीं है, और उसके बदले में इन गांव वालों को फॉरेस्ट लैंड अलॉट कर दिया जाए ताकि वो वहां पे अपना निर्वाह, घर भी और साथ में खेती बाड़ी का भी उनका निर्वाह चल सके। ऐसे ये इसी तरीके से आगे की व्यवस्था हो सकेगी, नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि यहाँ से हटना पड़ेगा। अब पुनर्विकास पर सरकार विचार कर रही है, उनका परमानेंट आशियाना कहाँ होगा, उनके लाइवलीहुड के साधन क्या होंगे। एकदम से अपने पुरखों का मकान, अपनी जमीन छोड़कर लोग जाएंगे तो भविष्य का संकट है। सूर्यकांत धस्माना जी, जोशीमठ की बात करें तो यहाँ कोई 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहे, और पहले से आप लगा लीजिए यहाँ अवैध खनन है, यहाँ बिना ज्योग्राफी समझे ताबड़तोड़ निर्माण है, विकास है, और ये सभी की सरकारों में हुआ है। आपको लग रहा है कि ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा और लोग वजह मान रहे हैं इसको कि पहाड़ खोखले हो गए? नहीं आस्था, ये बात सही है। सरकारें किसी की भी हो, मैंने आपसे पहले ही कहा ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसमें पार्टी राजनीति से ऊपर उठ करके हमको बात करनी होगी। हमारा जो टेरेन है, हमारा जो भूगोल है, हमारी जो घाटी है, हमारी जो पहाड़ी है, हमारी जो चोटी है, हमारे जो जंगल है, हमारी जो नदियां हैं, उसके हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से अगर विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर पे विनाश होगा। ये डेब्रिक है, ये मलबा है, ग्लेशियर के तमाम जो इतने हजारों वर्षों से जो मलबा इकट्ठा हुआ था उसके ऊपर जोशीमठ है।
और तमाम चेतावनियों के बाद भी जो नजरअंदाज किया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, मैं समझता हूं उसका नतीजा है। और आज तो हमारी केवल एक मांग है कि सबसे पहले इवैक्यूएशन करिए, सेफ इवैक्यूएशन करिए। इस ठंड के मौसम में लोगों को रहने लायक, जीने लायक उनको व्यवस्थाएं करिए। उसके बाद लंबा प्रोग्राम है, ये रिहेबिलिटेशन का कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन सबसे पहले लोगों को सेफ, हमें दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, बिल्कुल, और वो दरारें बढ़ती जा रही हैं, हर दिन के साथ क्रैक्स बढ़ रहे हैं, सड़कें क्रैक हो रही हैं, लोग अपने घरों के अंदर आज शाम दरार हल्की होती है, अगले दिन सुबह वो और चौड़ी हो जाती है, कब वो दीवार उन पर गिर जाए, चिंतित हैं लोग। अनेहा जोशी हमारे साथ हैं। अनेहा जी, ये बताइए कि ऑल वेदर रोड, इसको भी लोगों ने एक बड़ा जिम्मेदार माना और ये चुनाव में मुद्दा भी बना कि ताबड़तोड़ तरीके से ब्लास्ट होते हैं सड़कों के निर्माण के लिए। ब्लास्ट एक पहाड़ दूर किया जाता है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि मलबा एक पहाड़ छोड़कर भी गिर सकता है, कंपन का असर दूर तक जा सकता है। तो बिना प्लानिंग के विकास पहाड़ और मैदान में बहुत अंतर होता है। इसको भी लोग वजह मान रहे हैं कि लोकल लोगों की सुनी नहीं गई, पर्यावरण विदों की सुनी नहीं गई। देखिए आस्था, कोई भी विकास प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में होता है तो वो एक डिबेट का विषय बनता ही है। ये एक लंबे समय से चलती आई डिबेट है कि विकास और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके बीच में। और इसमें एक बल्कि मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि एक पूरी एक लॉबी सक्रिय है जो एनवायरनमेंट के इश्यूज को इतना हाइप कर देती है कि कई बार हमारा विकास कॉम्प्रोमाइज भी होता है। नाउ दैट बीइंग सेड, जहां आपने ऑल वेदर रोड की बात करी, ऑल वेदर रोड उत्तराखंड की जरूरत थी और जरूरत है। जितना आपने ब्लास्टिंग की बात करी, मोस्टली ऑल वेदर रोड की कंस्ट्रक्शन में कोल्ड ब्लास्टिंग की गई है, जिसमें कोई हैवी ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। ये सारी चीजें, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंचाना, उत्तराखंड के हर गांव तक विकास पहुंचाना, ये भी उत्तराखंड के लोगों की जरूरतें हैं। जरूरत है कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक करके चलें। तो एक प्रोजेक्ट को टारगेट करके, बहुत समय तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी बोला जाता था कि वो जरूरी है कि नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत सेफली हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं, जिसके कारण उत्तराखंड रेवेन्यू भी जनरेट करता है। तो आप देखिए, बहुत आसान है, विकास को नहीं रोका जा सकता, सुविधाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या समय आ गया है कि पहाड़ों के लिए विकास की अब एक अलग मॉडल की जरूरत है और उस पर सियासत ना हो। सूर्यकांत धस्माना जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं आस्था, मैं कहना चाह रहा हूं कि हम इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। ऑल वेदर रोड में अगर आप देखेंगे पिछले 3 वर्षों में जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, रिकॉर्ड है। इतने एक्सीडेंट कभी नहीं हुए। गाड़ियों के ऊपर बोल्डर गिर गए, लोगों की मौत हो गई। सड़कों में जिस प्रकार से आपने कहा ब्लास्टिंग का, आप पूरे ऋषिकेश से लेकर के और आप पूरे बद्रीनाथ धाम तक चले जाएं, जो लामबगड़ में हालत हैं, जो पूरे शहर के अंदर जिस समय जोशीमठ के आसपास हालत हैं, उसके लिए बड़े स्तर पे ये ऑल वेदर रोड के रूट पे हुए हैं, ये भी आप दर्शकों को बताइए। देखिए बहुत आसान है एक जनरल फिगर कोट कर देना। ऑल वेदर, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको स्पॉट्स बता सकता हूं। मैं आपको नहीं, आप स्पॉट्स मत बताइए मुझे, आप डेटा का सोर्स बताइए। आप खुद तो देख के नहीं आए होंगे ना। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई ओपिनियन फॉर्म करने से बेहतर है, ओपिनियन फॉर्म करने से बेहतर है एक बार साइंटिस्ट और पर्यावरण विदों की भी सुन लेना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा इसरो की भी मदद ली जा रही है, सैटेलाइट की भी मदद ली जा रही है और भूगर्भीय वैज्ञानिकों से भी बात की जा रही है। वो सही सही आकलन करके बताएंगे कि वजह क्या है। लेकिन जोशीमठ में जहां दरारें आई है, कई जगह पानी भी फूट कर निकला है, पानी का भी झरना निकला है। तो आखिर क्या वजह है? क्या नीचे से मिट्टी का कटाव हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, या ये ताबड़तोड़ ब्लास्टिंग इसकी वजह है? पूर्व की चेतावनी 47 साल पहले जो चेतावनी दी गई थी, उस पर अभी तक सरकारों ने संजीदगी से काम क्यों नहीं किया? ये बहुत सारी वजह है जो आकलन का विषय है। लेकिन हाँ, मौजूदा समय में सियासत से परे कम से कम लोगों के साथ संवेदना रखी जानी चाहिए। चिंता ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन हो और उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जोशीमठ में लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है, दरारें बढ़ती जा रही हैं। रोजाना दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या दोगुनी होती जा रही है। आज ग्राउंड पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, परिवारों से मुलाकातें की उन्होंने, उनकी समस्याएं सुनी, उनके साथ संवेदना प्रकट की और आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और प्राथमिकता है पहले उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो लगातार जोशीमठ पर जो प्राकृतिक कहर बना है, अब सवाल यह है कि क्या ये शहर बचेगा भी या नहीं बचेगा। प्राथमिकता फिलहाल लोगों और उनकी चिंताओं को लेकर, इस पर नजर रहेगी महाबहस में। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।